हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्टडी सेंटर जीएस पाठशाला। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जिसमें आप 2 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं। आज लेक्चर 3 पढ़ोगे। लास्ट क्लास में आपने देखा था प्रियम्बल के बारे में, सोर्स ऑफ प्रियम्बल कहाँ से आता है, प्रियम्बल पावर किसे देता है, ये सब आपने लास्ट क्लास में पढ़ लिया है। आज के इस लेक्चर में पढ़ोगे कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडिपेंडेंस, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द एक्ट्स, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कंपनीज, जो आपको इस क्लास में देखना है। आप देखोगे कि जितने भी एक्ट्स बने थे, 1773 का एक्ट हो, रेगुलेटिंग एक्ट, या फिर 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट हो, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट हो, ये सारे एक्ट्स बन किसके लिए रहे थे? क्या ये एक्ट्स ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए बन रहे थे, या फिर ये एक्ट्स बन रहे थे इंडिया को कंट्रोल करने के लिए, इंडिया पे रूल करने के लिए? अगर वो ईस्ट इंडिया कंट्री को कंट्रोल करने के लिए बन रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए बन रहा था, तो ये एक्ट्स बना क्यों रहे थे और इतने सारे एक्ट्स क्यों बना दिए? क्या कंपनी कंट्रोल नहीं हो रही थी? इन चीजों के बारे में आप देखोगे इस क्लास में। गेटिंग माय पॉइंट? स्टार्ट करते हैं। बात है 1608 की, 1608। आपको पता होगा कि सबसे पहले यूरोपियन जो आए थे भारत में, उसका नाम था 1498 में वास्को डी गामा। 1498 में पोर्चुगीज आया था यहाँ पे इंडिया में, कालीकट में आया था। उसके बाद डच आए थे, कब? 1505 में, ठीक है, सॉरी 1605 में आए थे। कौन? डच आए थे। फिर आते हैं हमारे ब्रिटिश 1608 में, ठीक है। तो आपको देखना है कि 1608 ऑनवर्ड से क्या चल रहा है, बिकॉज वी वेयर द कॉलोनी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द ब्रिटिश, नॉट ऑफ द पोर्चुगीज एंड द डच एज वेल, ठीक है। तो समझो, बात होती है 1498 में कौन आ गया? ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई। अब वो कैसे आई, ब्रिटेन कैसे आई, सो समझो। ये एक राजा का महल है, ठीक है, 1608 की बात कर रहे हैं हम। तो क्या होता है कि वहां पे राजा के पास जाता है, जो भी किंग और क्वीन रहते हैं वहां पे, ईस्ट इंडिया कंपनी, एक कंपनी जाती है और वो कहती है कि साहब हमें जाना है इंडिया में व्यापार करने के लिए, इंडिया में जाना है व्यापार, यहाँ पे समवेयर यूरोप यहाँ पे है, वो बोलता है कि हमें जाना है इंडिया व्यापार करने के लिए। तुर्की यहाँ पे ऑलरेडी रोड ब्लॉक कर रखा था, तो किधर से जाएगा? तो समुद्री रास्ते से जाएंगे, ठीक है। तो होता क्या है कि वहां का जो राजा है ना, द किंग और द क्वीन, जो भी वहां पे, उन्होंने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर दिया, मतलब एक लाइसेंस दिया कि ठीक है तुम जा सकते हो, इंडिया में व्यापार कर सकते हो। अब इसका क्या स्पेशलाइजेशन क्या है कि वो एक्सक्लूसिवली ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था। एक्सक्लूसिवली ईस्ट इंडिया कंपनी को देना मतलब क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गई मोनोपोली। मोनोपोली मिल गई मतलब सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में व्यापार कर सकती है। क्लियर? भारत में इंग्लैंड से जितने आने वाले, ये हमारा इंग्लैंड है, तो इंग्लैंड से जितने भी आने वाले व्यापारी हैं, उसमें सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार कर सकती है, इंडिया में और कोई नहीं करेगा। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है आपका? अब समझो कि 1608 से उसको ऐसा मिला है और 1700 के आसपास तक बात चली गई है, तो 100-150 साल में, 100-150 साल में ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई, मिलिट्री से भी और पॉलिटिकली भी, जिसका रिजल्ट हमें देखने को मिलता है 1764 का बक्सर का युद्ध, ठीक है, या फिर 1757 का प्लासी का युद्ध। कैसे मिलता है? ये सारे मिलिट्री पावर दिखा रहे हैं। अब समझो क्या होता है, 1764 में जब बक्सर का युद्ध हो गया तो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया दीवानी राइट्स। क्या मिल गया? दीवानी राइट्स। अब समझो दीवानी राइट्स क्या होता है। दीवानी राइट्स मतलब उस एरिया में वो टैक्स कलेक्ट कर सकता है। कौन कलेक्ट कर सकता है? ईस्ट इंडिया कंपनी। यहां समझ में आ गया? कहां से? बंगाल का, उड़ीसा का और बिहार का। कब मिला था? 1764 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी बक्सर का युद्ध। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक ट्रीटी साइन करवाया सबसे और कहा, संधि साइन करवाया, उसके बाद कहा कि आज के बाद दीवानी राइट्स मुझे दे दो, बंगाल का, उड़ीसा का, बिहार का। समझो। अब एक बात समझो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ऑलरेडी 100 साल से शासन यहां पे कर, मतलब वहां पे ट्रेडिंग कर रही है और उसको दीवानी राइट्स अलग से मिल गया, मतलब 1764 में उसको दीवानी राइट्स भी मिल गया, टैक्स कलेक्शन करने लगेगा। तो मतलब क्या है कि सभी को पता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो रिच हो रही है, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो रही है? रिच हो रही है, होगी ऑब्वियसली, क्योंकि इसके पास दीवानी राइट्स भी आ गए हैं और 100 साल से ट्रेडिंग कर रहा है। पर हुआ उल्टा। क्या हो गया? ईस्ट इंडिया कंपनी कर्ज में चली गई और जो उसके ऑफिशियल्स थे ना, वो रिच होते चले गए। समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखो मतलब क्या है ये समझो। ये हमारा एक कंपनी है
और ये इसके ऑफिशियल से ढेर सारे। अगर इसको दीवानी राइट्स मिला है या फिर 100 साल से ट्रेडिंग कर रहा है तो कंपनी को रिच होना चाहिए, लेकिन कंपनी हो गया डेप्ट में, मतलब पुअर हो गया, डेप्ट में चला गया, 1 मिलियन पाउंड के डेप्ट में। और जो इसके ऑफिशियल्स है ना वो इतने करप्टेड थे कि प्राइवेट ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिए थे। जो कंपनी को फायदा होना चाहिए था वो फायदे किसको हो रहे थे? करप्टेड ऑफिशियल्स को। ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स इतने करप्टेड थे कि इस कंपनी को 1 मिलियन पाउंड के डेप्ट में डाल दिया। कितने? 1 मिलियन पाउंड ऑफ डेप्ट। वो उस समय के लिए बहुत बड़ी अमाउंट थी। अब समझो क्या होता है। सबसे बड़ी गलती हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी से, क्या कि वो चले गए ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास, वही उसका खात्मा का कारण बना। अब देखो क्या होता है कि अब ये कर्ज तो आ गया था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या की? ईस्ट इंडिया कंपनी क्या किया कि वो चला गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास और कहा कि आप हमें 1 मिलियन पाउंड का जो कर्ज है हमारा खत्म कर दो। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कहा कि तुम तो मोनोपोली ले रखे थे वहां पे इंडिया में ट्रेड करने का, फिर तुम डेप्ट में कैसे चले गए? एक काम करो कि मैं तुम्हारे 1 मिलियन पाउंड के कर्ज को खत्म करता हूं, लेकिन उसके बदले में मैं कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस डालूंगा, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन डालूंगा। उन्होंने कहा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा क्या टर्म्स एंड कंडीशन होगा? उसने कहा कि मैं तुम्हें कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए जो भी तुम्हारा इंडिया में, से फॉर एग्जांपल समझो ये हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडिया में तुम जो कुछ भी कर रहे हो इसको कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए मैं एक्ट्स निकालूंगा, मतलब कानून निकालूंगा, ठीक है। और वो फर्स्ट निकाला गया 1773 में कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा ईस्ट इंडिया कंपनी तुम इंडिया में जो कुछ भी कर रहे हो ना, तुम्हें कंट्रोल करने के लिए मैं हर 20 साल पे एक एक्ट्स निकालूंगा, उसका रिवीजन करते रहूंगा। क्लियर है? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया था, इसके पीछे का बैकग्राउंड समझ में आपको, कि ये था ईस्ट इंडिया कंपनी के टर्म्स, जो भी उसको लाइसेंस मिला था, जो भी उसको चार्टर मिला था, याद है ना, लाइसेंस मिला था, ये जो चार्टर या लाइसेंस मिला था इसको रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसे एक्ट्स निकालना स्टार्ट किया। फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया है। इससे क्या हो गया, इट वाज ये फर्स्ट स्टेप था किस क्या करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए। अब यहां पे हमें इतना ज्यादा क्यों गौर से पढ़ाया जा रहा है, इतना ज्यादा प्रेशर देके? इसलिए क्योंकि यहां से आपको एक चीज पता चलती है, कॉन्सेप्ट ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, जो इंडिया ने आज से पहले किसी गवर्नेंस सिस्टम में नहीं देखी थी, ना ही अलाउद्दीन खिलजी में, ना ही वो लोधी डायनेस्टी में, ना ही वो बहमनी डायनेस्टी में, ना ही वो विजयनगर साम्राज्य में, किसी में ये कॉन्सेप्ट देखने को नहीं मिला था, चेक्स एंड बैलेंस वाला। फिर क्या हो गया, एक्ट्स आने स्टार्ट हो गए हर 20 साल बाद। क्या होता है कि ये एक्ट्स बनाया किस लिए? पहला क्वेश्चन ये है कि एक्ट्स किस लिए बनाया गया था? तो पहले ये इसलिए क्योंकि अंग्रेज ने, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या किया, 1 मिलियन पाउंड का कर्ज से उजागर कर दिया, उभार दिया। इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये रेगुलेटिंग एक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया। पहला चीज ये, इसी को हम क्या कहते हैं, क्विड प्रो क्यो। क्या कहते हैं? क्विड प्रो क्यो, एक हाथ से देना एक हाथ से लेना। ये पॉलिटिकल वर्ड्स है, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पैसे दिए ईस्ट इंडिया कंपनी से, उसके नियम कानून बनाने का पावर ले लिया। इसे क्या कहते हैं हम, चेक्स एंड बैलेंस। समझ में आ गया? हम अब समझो कि हमें हिस्ट्री क्यों पढ़ाया जा रहा है पॉलिटिक्स में। जब हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो हमें हिस्ट्री क्यों पढ़ना है? हमें हिस्ट्री इसलिए पढ़ना है ताकि आज का जो मॉडर्न गवर्नमेंट सिस्टम है वो कैसे फंक्शन करता है, इसकी जानकारी हमें पॉलिटिकल हिस्ट्री से मिलती है। कहां से मिलती है? पॉलिटिकल हिस्ट्री से। अब समझो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 क्या था एक्चुअल में। इंडिया एट दैट टाइम 1773 के टाइम पे क्या है, 3 जोन्स ऑफ पावर थे। कितने जोन्स ऑफ पावर थे? 3। एक था बंगाल के पास, दूसरा था बॉम्बे के पास, तीसरा था मद्रास के पास। कहा? बंगाल, बॉम्बे, मद्रास। सभी के पास अपने अपने गवर्नर थे, सभी के पास अपने अपने गवर्नर थे, सभी गवर्नर के पास अपने अपने एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर था। सभी गवर्नर के पास अपने अपने एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर था, ठीक है। किया क्या गया कि फर्स्ट टाइम, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ये जो लेजिस्लेटिव पावर है ना बॉम्बे का, ये दे दिया गया बंगाल को। ये जो लेजिस्लेटिव पावर है मद्रास का, ये दे दिया गया किसको? बंगाल के गवर्नर को। समझ में आ रहा है? इंडिविजुअली इनके पास से बच गया एग्जीक्यूटिव पावर। क्या बच गया? एग्जीक्यूटिव पावर।
और इस बंगाल के गवर्नर का नाम, जैसे यहां का गवर्नर था बॉम्बे का गवर्नर, मद्रास का गवर्नर और बंगाल का गवर्नर, इसका नाम रख दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्या रख दिया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्लियर है यहां तक? बॉम्बे के पास देखो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव पावर है, मद्रास के पास एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव पावर है, बंगाल के पास भी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर है। क्या कर दिया गया? लेजिस्लेटिव पावर लेके दे दिया गया किसको? बंगाल को। इसका भी लेजिस्लेटिव पावर लेके दे दिया गया किसको? बंगाल को। ठीक है, ये लेजिस्लेटिव पावर ले रहा है, इसका क्या मतलब है? पावर टू मेक लॉज, मतलब अब जो नियम कानून बनाएगा ना, वो कौन बनाएगा? बंगाल बनाएगा। फर्स्ट स्टेप किया गया 1773 में। अब ये क्यों किया जा रहा है, सो मैं आपको समझाता हूं। ऐसा करने से क्या होगा कि सेंट्रलाइजेशन होगा। क्या होगा? सेंट्रलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रलाइजेशन। मतलब क्या है कि अभी का जो पावर है, सो समझो, अभी का जो पावर है, अभी जो पूरा इंडिया है वो डिसेंट्रलाइज्ड है। मतलब क्या है? अपना खुद का इसके पास गवर्नर है, अपना खुद का एग्जीक्यूटिव पावर है, खुद का लेजिस्लेटिव पावर है, खुद का इसके पास भी है, खुद का इसके पास भी है, जो भी है। तो अभी ये जो पावर है डिसेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज्ड पावर को सेंट्रलाइज्ड करने का फर्स्ट स्टेप कैसे हुआ था? 1773 में। अब ये क्यों इतना जोर देकर पढ़ाया जा रहा है सेंट्रलाइजेशन सेंट्रलाइजेशन? वो इसलिए क्योंकि सेंट्रलाइजेशन करने से कॉलोनाइजेशन होता है। अब मैं समझाऊंगा आगे कॉलोनाइजेशन कैसे होता है। एक न्यू टाइटल दिया गया किसको? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना उसका क्या नाम रहा? वारेन हेस्टिंग्स। अभी भी बॉम्बे का गवर्नर है, मद्रास का गवर्नर है, लेकिन बंगाल का क्या हो गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया। अब समझो, इस वारेन हेस्टिंग को या फिर जो भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, उसको क्या करने गया है कि 4 मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया, जो कि उसे असिस्ट करेगा उसके काम में। इतना आसान नहीं है, समझो। जो 4 मेंबर्स है ना, वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जो कि लेजिस्लेटिव फंक्शन भी परफॉर्म करते थे। नहीं समझ में आया? समझाता हूं। देखो क्या है कि वॉरेन हेस्टिंग या गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल assisted by 4 members of executive council which also perform legislative function। अब ये क्यों इतना जोर से लेके पढ़ाया जा रहा है, ये समझो। क्योंकि प्राइमरली वो था एग्जीक्यूटिव काउंसिल, मतलब उसका प्रायोरिटी क्या थी? एग्जीक्यूटिव काउंसिल, लेकिन वो परफॉर्म करता था लेजिस्लेटिव वर्क भी। अब एग्जांपल समझाता हूं कि विराट कोहली एक बैट्समैन है। विराट कोहली इज अ बैट्समैन हु कैन ऑल्सो डू बॉलिंग। मतलब क्या है कि विराट कोहली इज प्राइमरली ए बैट्समैन, विराट कोहली इज प्राइमरली ए बैट्समैन एंड सेकेंडरली ही कैन ऑल्सो परफॉर्म बॉलिंग। क्लियर है कि प्राइमरली क्या है? वो एग्जीक्यूटिव फंक्शन कर रहा है, उसके साथ साथ वो लेजिस्लेटिव फंक्शन भी कर रहा है। अब ये क्यों इतना जोर दिया जा रहा है, सो समझो। मॉडर्न इंडिया का अगर आपके बात में समझ में आ जाए तो देखो कि मॉडर्न इंडिया में पावर किसके हाथ में है? पावर सरकार के हाथ में है या फिर वी द पीपल के हाथ में? पावर है हमारा वी द पीपल के हाथ में, जनता के हाथ में, आपके हाथ में, मेरे हाथ में, जो भारत की जनता है उसके हाथ में पावर है। अब हम तो सरकार चला नहीं रहे हैं, हमारा वेलफेयर कौन देखेगा? सरकार देखेगी। ठीक है, तो वी द पीपल क्या करेगा कि इसे पावर को देगा किसको? गवर्नमेंट को। भाई मेरे हाथ में जो पावर है वो मैं गवर्नमेंट को दूंगा ना, तो वो कैसे दूंगा? पावर मेरे हाथ में है, मैं गवर्नमेंट को दूंगा, तो कैसे दूंगा? ट्रांसफर ऑफ पावर होगा सिर्फ वोटिंग से। मैंने वोट कर दिया, मैंने तुम्हें अपना मेंबर चुन लिया, अब तुम मेरा वेलफेयर देखो। अब तुम एक बात समझो कि आज के दिन में से फॉर एग्जांपल पॉलिटिक्स में मत इन्वॉल्व होना, पर हाँ जो पॉलिटिक्स में आप पढ़ रहे हो, ये आज का पीएम है कौन? मोदी। ठीक है, मोदी गवर्नमेंट की सरकार है। तो आपको अगर वोट देना है, हम लोग ये वी द पीपल है, हमने अगर वोट देना है तो मोदी एज ए पीएम को वोट देते हैं, मोदी एज ए पीएम को वोट देते हैं, या फिर मोदी एज द एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को वोट देते हैं। नहीं समझ में आया? एग्जांपल समझो। सिर्फ एग्जांपल, बिहार का मुख्यमंत्री है कौन? नीतीश कुमार। अब बिहार के मुख्यमंत्री को हमने वोट दिया, मतलब क्या किया? हम लोग एमएलए को वोट दिया है ना, सीएम को वोट नहीं दिए हैं। तो हम लोग लेजिस्लेटिव मेंबर को वोट दिए हैं। ठीक उसी तरह हमने वोटिंग किसके लिए किया था? हमने वोटिंग किया था लेजिस्लेटिव मेंबर के लिए, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, ना कि प्राइम मिनिस्टर के लिए। ये है हमारा एग्जीक्यूटिव, ये है हमारा लेजिस्लेटिव, ये है हमारा एग्जीक्यूटिव, ये है लेजिस्लेटिव। तो अब मैटर क्या है कि पहले
पहले क्या था कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल था विच ऑल्सो परफॉर्म लेजिस्लेटिव फंक्शन। अभी क्या है आज की गवर्नमेंट, इट इज द लेजिस्लेटिव काउंसिल विच ऑल्सो परफॉर्म्स एग्जीक्यूटिव वर्क। समझ में आ रहा है? इट वॉज द, पहले क्या था, इट वॉज द एग्जीक्यूटिव काउंसिल हु ऑल्सो परफॉर्मिंग लेजिस्लेटिव फंक्शन। अभी क्या है, पीएम मोदी इज प्राइमरली अ लेजिस्लेटिव मेंबर हु ऑल्सो परफॉर्म्स एग्जीक्यूटिव फंक्शन। ये कहानी पूरी उल्टी कैसे चली गई समझो। पहले क्या थी, सुप्रीमेसी ऑफ एग्जीक्यूटिव थी, पहले एग्जीक्यूटिव सुप्रीमेसी थी, सबसे ऊंचा एग्जीक्यूटिव था। अभी क्या है, सुप्रीमेसी ऑफ किसकी है, लेजिस्लेटिव। ये पूरी कहानी उल्टी चली गई है। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द स्टोरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान में आपको यही पढ़ना है कि ये कहानी पूरी उल्टी कैसे चली गई, लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी कैसे हो गई। समझ में आ रहा है ना इसका? इसलिए आज के डेट में कहा जाता है कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द एग्जीक्यूटिव। समझ में आ रहा है? जो आप काम कर रहे हो वो आपकी जवाबदेही होगी लेजिस्लेचर को, जो नियम कानून बनाने हैं मेंबर्स को। यहां तक समझ में आ रहा है ना? एक्ट ऑफ 1773 आ क्यों रहा है, सेंट्रलाइजेशन क्या हो रहा है, क्यों सुप्रीमेसी थी एग्जीक्यूटिव की, कैसे बन गया सुप्रीमेसी ऑफ लेजिस्लेटिव, ये बात है आपको समझना है। आगे देखते हैं, इसी में देख रहे हैं। अब देखो 1773 का एक्ट क्यों आ रहा था, सबको पता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करना था। कौन कंट्रोल कर रहा था? ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज ट्राइंग टू कंट्रोल द ईस्ट इंडिया कंपनी। फर्स्ट स्टेप उसने क्या लिया कि कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी तुम एक बना लो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ईस्ट इंडिया कंपनी कहा ठीक है हम बना लेते हैं। प्रॉब्लम क्या है इसमें? प्रॉब्लम यह है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है ना वो आंसरेबल रहेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट के। अब किस चीज की आंसरेबिलिटी आ जाएगी? मतलब क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कुछ भी करेगी, से फॉर एग्जांपल इंडिया भारत में कुछ भी करेगी, उन सभी का जवाबदेही किसके पास होगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और वो कौन सवाल पूछेगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट। जवाब किसको देना है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। अब देखो इससे हमें एक और चीज समझ में आती है, क्या? कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। इंडिया ने एक नया वर्ड सुना, कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। इससे पहले कभी भी औरंगजेब के पास कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, कभी भी अलाउद्दीन खिलजी के पास नहीं थी, कभी मोहम्मद बिन तुगलक के पास नहीं थी। कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी किसने इंट्रोड्यूस किया? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। अभी तक आपने क्या क्या सीखा है? कॉन्सेप्ट ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, एग्जीक्यूटिव सुप्रीमेसी थी, बाद में वो लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी हो गई। उसके बाद आपने सीखा है कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। समझ में आ गया? तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्यों स्टैब्लिश होता है, इसके पीछे ये कहानी पता चल गया आपको। आपको इस तरह से पॉलिटी पढ़ना है, ऐसा नहीं कि 1773 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बन गया, वारन हेस्टिंग्स का बन गया, ये सदस्य बन गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया, वो बंगाल बन गया, जो भी है समथिंग लाइक दैट। ऐसे नहीं पढ़ना है, सबके पीछे के वाई जानना है आपको, ये क्यों हो रहा है ये समझना है। अब समझो, सबसे पहली बार फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट टुक प्लेस कब बना? 1774 में फोर्ट विलियम में बना था। ठीक है, वहां बहुत छोटा सुप्रीम कोर्ट था, उसमें मात्र 4 मेंबर्स थे। कितने मेंबर्स थे? 4 मेंबर्स, 4 जजेस थे, जिसमें 3 तो जजेस थे और एक था चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस फर्स्ट कौन था? सर इलिया एम्फी, नाम याद रखिएगा, सर इलिया एम्फी, फर्स्ट चीफ जस्टिस सर इलिया एम्फी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट बनता है, बनने दो। प्रॉब्लम क्या हो गया? प्रॉब्लम यह हो गया बनने से कि इससे पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल को वो ऑर्डर देता था और ये इसकी जवाबदेही होती थी, आंसरेबिलिटी, कि मैं आपको जवाब दूंगा कि मैंने क्या क्या काम किया है। अब क्या हो गया? से फॉर एग्जांपल दिस इज ईस्ट इंडिया ऑफिशियल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इसे कंट्रोल कर रहा है, ये इसे जवाब दे रहा है, बोला कि ये चीज तुम्हें करना है। ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल ने कहा ठीक है सर कर देंगे। इशू ये हो गया कि अब सुप्रीम कोर्ट भी कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही 1774 में हमने बनाया सुप्रीम कोर्ट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया, ये भी इसे कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। तो अब एक ईस्ट इंडिया ऑफिशियल है, उसको ये कहा जा रहा है कि ये चीज करो, सुप्रीम कोर्ट कर रहा है ये नहीं करो, तो फिर तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया। क्यों कॉन्फ्लिक्ट हो गया? क्योंकि एक ही ऑफिशियल 2 डिफरेंट अथॉरिटी के लिए आंसरेबल था। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चला कि भाई ये तो गलती हो गई हमसे, तो इसके ठीक तुरंत बाद 1773 के तुरंत बाद 1781 में क्या किया गया?
सेटलमेंट एक्ट ऑफ 1781 पास किया गया। तो 1781 के सेटलमेंट एक्ट के पीछे की स्टोरी क्या है, समझ में आ रहा ना? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये है, समझ में आ रहा आपको। अब देखो सेटलमेंट एक्ट ऑफ 1781 आ गया। क्या होता है सेटलमेंट एक्ट ऑफ 1781 में? क्या कहा गया? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि सर सुप्रीम कोर्ट आप हमें छोड़ दीजिए, ईस्ट इंडिया ऑफिशियल को आप छोड़ दीजिए, आप आए हो जुडिशियल फंक्शन करने के लिए, आप प्लीज वही कीजिए। जो ईस्ट इंडिया ऑफिशियल है वो सिर्फ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो कि उस समय एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, जो लेजिस्लेटिव फंक्शन भी करती थी, उसको आंसरेबल रहेगा। किसको? सिर्फ उस समय के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। इससे हमें सीखने को क्या, देखने को क्या मिला? इससे हमें देखने को मिला डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। आज से पहले सिर्फ अमेरिका में या फिर बहुत सारे कंट्रीज में सिर्फ ये पेपर पे चल रहा था कि ठीक है ऐसे डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर होता है, ऐसे पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन इंडिया को पहली बार उसका टेस्ट मिला। कैसे? एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट ऑफ 1781 से। अब समझो ब्रिटिश ने हमें क्या सिखा दिया है? एक तो सिखा दिया लॉ मेकिंग पावर, दूसरा चेक्स एंड बैलेंस, तीसरा एग्जीक्यूटिव सुप्रीमेसी, उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ एंसरेबिलिटी, उसके बाद अभी तक हमने सिखा दिया डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। ये सारी चीजें यूज होंगी कब? जब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाएंगे। ये सारी चीजें फाउंडिंग फादर्स जो है हमारे यूज करेंगे। अब समझो यहां तक तो किस्सा खत्म है। आगे क्या होता है? आगे होता है कि 1608 में, समझो ब्रिटिश इंडिया कब आए? 1608 में। 100 साल तक उन्होंने ट्रेडिंग किया, बहुत स्ट्रगल किया, प्लासी का युद्ध लड़ा, बक्सर का युद्ध लड़ा, डच से लड़ा, फ्रेंच से लड़ा, तब जाकर उन्होंने कहीं स्टेब्लिशमेंट किया था इतनी अच्छी कंपनी को, इतना अच्छा पावर को। और सिर्फ 1 मिलियन पाउंड के डेब्ट के लिए क्या वो चाहेगी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमें अपना ले, ब्रिटिश गवर्नमेंट हमें कंट्रोल करे सिर्फ 1 मिलियन पाउंड के डेब्ट के लिए? ऐसा चाहेगी? बिल्कुल नहीं चाहेगी। नहीं चाहेगी तो वो क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बना था ना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बना था, उसने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोऑपरेट ही नहीं किया। ब्रिटिश गवर्नमेंट को जब कोऑपरेट ही नहीं किया तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट फेल हो गया। जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट फेल हो गया तो उसके बाद गवर्नमेंट को एक और एक्ट पास करना पड़ा जिसका नाम हुआ पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्यों आया था, इसके पीछे की कहानी पता चला आपको? अब समझो, बात आगे चलती है। पिट्स इंडिया एक्ट आ गया 1784। इससे बनाया गया था पिट्स द यंगर द्वारा। पिट्स द यंगर जो उस समय के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के। उससे पहले इनके पिता भी थे प्राइम मिनिस्टर, उनका नाम था पिट्स द ओल्डर। अब पिट्स द यंगर ने क्या किया, उसने कहा कि 2 वर्ड्स इंट्रोड्यूस करूंगा बस मैं, एक तो ब्रिटिश पोजीशन, दूसरा डबल गवर्नमेंट। क्या करूंगा? ब्रिटिश पोजीशन और डबल गवर्नमेंट। अब बोला कि ठीक है तुम कर दो, लेकिन ये कर क्यों रहे हो? तो इसलिए कर रहा हूं ताकि तुम्हें पता चले कि हु इज द बॉस। बॉस कौन है? मैं हूं, ब्रिटिश गवर्नमेंट है या ईस्ट इंडिया कंपनी है। ठीक है, अब समझो क्या होता है। ब्रिटिश पोजीशन वर्ड ऐड करने से क्या हुआ? पोजीशन मतलब होता है अधिकार। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह कहा कि आज के बाद जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के टेरिटरी है ना इंडिया में, से फॉर एग्जांपल ये टेरिटरी है, ये टेरिटरी है, ये ईस्ट इंडिया कंट्री का कंट्रोल में, जितने भी टेरिटरी है ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में, वो आज के बाद ब्रिटिश पोजीशन होंगे। क्या होंगे? ब्रिटिश पोजीशन, मतलब वो ब्रिटिश का अधिकार होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ उसका देख रेख कर रहा है। पहला बात समझ में आ गया कि आज के बाद जितने भी इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के टेरिटरी है वो सारे ब्रिटिश पोजीशन होंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ उसका देख रेख कर रहा है। फर्स्ट थिंग कीजिए। अब इससे हमें सीखने को क्या मिलता है कि जो गवर्नमेंट होती है ना वो लैंड ऑक्युपाई करती है। क्या करती है? लैंड ऑक्युपाई करती है। द वन हु डू नॉट हैव द कंट्रोल ओवर लैंड विल नॉट बी अ गवर्नमेंट। क्लियर है इतना तक? जिसके पास, जिस सरकार के पास लैंड का कंट्रोल नहीं है वो गवर्नमेंट नहीं है। अब समझो, दूसरा वर्ड आया डबल गवर्नमेंट। डबल गवर्नमेंट क्या किया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसके पावर को लगभग हाफ से बांट दिया, आधे आध कर दिया, बिल्कुल आधा कर दिया। कैसे कर दिया? बाय द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब समझो, इससे पहले क्या है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, उनने हेल्प किया? नहीं किया। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कहा कि भाई मैं अब एस्टेब्लिश करूंगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल।
बोला ठीक है कर लो, हमें क्या दिक्कत है। तो दिक्कत ये हो गई कि आज के बाद जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है ना, वो सिर्फ कॉमर्शियल चीजें देखेंगी, वो सिर्फ कॉमर्शियल चीजें देखेंगी। इसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, जो पॉलिटिकल वर्क है, जो मिलिट्री डिसीजंस है, वो सारे देखेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल। जो पॉलिटिकल है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, जो मिलिट्री है, ये है हमारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये है हमारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये सिर्फ कॉमर्शियल चीजें देखेगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या देखेगा? पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने कहा कि ठीक है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। दिक्कत तब हो गई जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि ये जो तुम्हारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ना, ये अपॉइंट करेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट। समझ रहे हो? जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था इसमें कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी थे ना। अब ये अपॉइंट कौन करेगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जब अपॉइंट करेगा तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिशियल को थोड़ी अपॉइंट करेगा, वो तो अपॉइंट करेगा अपने इंसान, अपने उसके जो स्टाफ है ना उसको ना, जो उसके ऑफिशियल है। तो अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल चला गया किसके हाथ में? ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में। तो आप समझ रहे हो कि इस स्टेप से क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पावर है लगभग आधा से बट गया, बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया। और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहा हर 20 साल पे। 1793 में, 1793 में, 1830 में पावर उसका कम होते चला गया। किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर कम होते चला गया। 1773 में, समझ में आ रहा ना, पावर उसका रिड्यूस चलते चला गया और सेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट होना स्टार्ट हो गया। सेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट बढ़ते चला गया और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पावर है वो कम होते चला गया। अब समझो कि सेंट्रलाइजेशन क्या है। सेंट्रलाइजेशन क्या है? आज की जो गवर्नमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल ये दिल्ली में है, आज की गवर्नमेंट सेंट्रलाइज्ड है, डिसेंट्रलाइज्ड है? आज की गवर्नमेंट जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड। कैसे? तो यहां दिल्ली में भी यूनियन में पावर है और जो स्टेट यहां पे है, फॉर एग्जांपल यहां पे कोई स्टेट है, यहां पे स्टेट है, यहां पे स्टेट है, यहां पे स्टेट है, जितने भी स्टेट है इनके पास भी पावर है। तो इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मतलब दिल्ली से तुम, मतलब क्या है कि दिल्ली से तुम हमें कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो इसका क्या मतलब है कि जो हमारा वेलफेयर देखेगा हमारे आसपास के स्टेट वाले देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है? अब समझो क्या होता है कि उस समय का जो स्टेट है, उस समय का जो पावर था वो डिसेंट्रलाइज्ड था। 1773 या उससे उसके बाद के जितने भी एक्ट्स होते चले गए, उससे हमने क्या किया? सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट कर दिया। मतलब जो भी बॉम्बे के पास पावर है ना, वो सारा जा रहा है किसके पास? बंगाल के पास। जो भी मद्रास के पास पावर है ना, वो सारा जा रहा है किसके पास? बंगाल के पास। अब समझो कि उस समय सेंट्रलाइजेशन क्यों कर रहा था? उस समय सेंट्रलाइजेशन क्यों कर रहा था? इसलिए कर रहा था क्योंकि मान लीजिए कि यहां पे असम है। असम ने क्या कहा कि भाई हम कल को तो रिवॉल्ट कर देंगे, अगर हम डिसेंट्रलाइज्ड पावर रखेंगे। तो असम बोलेगा ठीक है हम तो अलग हो रहे हैं, बिहार बोलेगा भाई हम भी अलग हो रहे हैं, दिल्ली बोलेगा हम भी अलग हो रहे हैं। तो अगर पता है, इस बंगाल को पता है कि भाई कोई कल को उठ के रिवॉल्ट कर देगा, तो इसलिए पावर को सेंट्रलाइज करना जरूरी है। और सेंट्रलाइजेशन करना ही कॉलोनाइजेशन कहलाता है, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को जनता के वेलफेयर से तो कोई मतलब था नहीं। तो कॉलोनाइजेशन करना स्टार्ट हो गया। कैसे? सेंट्रलाइजेशन से। अब कॉलोनाइजेशन क्या होता है? इट इज द लीगल एंड पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर अ कंट्री। कॉलोनाइजेशन क्या है? इट इज द लीगल एंड पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर अ कंट्री। जैसे जैसे सेंट्रलाइजेशन बढ़ते गया, ब्रिटिश जो है इस जो अपने भारत को और ज्यादा कॉलोनाइजेशन करते चला गया। जितना ज्यादा चाहता था ब्रिटिश कि हम इसे कॉलोनी के रूप में लेके चले आए, उतना ज्यादा ही एक्ट्स बनाते गया और वो चीजें फाइनली एंड हो गई एक्ट ऑफ 1833 से। जो 1773 में स्टार्ट किया था वो फाइनली 1833 में आके खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया? चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से। फाइनल स्टेप था ये सेंट्रलाइजेशन का। फाइनल स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन क्या होता है? इसमें जितने भी प्रोविंशियल जो प्रांत के थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थे, सबको खत्म कर दिया गया और सभी लेजिस्लेटिव पावर, कौन सा पावर? लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर नहीं, जितने भी लेजिस्लेटिव पावर है वो सारा का सारा पावर दे दिया किसको? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। किसको दे दिया? ये दे दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। और इस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नया नाम क्या रख दिया?
गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और जो पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनता है उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है विलियम बेंटिक। समझ में आ गया ना? चार्टर एक्ट ऑफ 1833 क्या करता है? जितने भी लेजिस्लेटिव पावर है प्रोविंस में वो सबको दे दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। और उस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का क्या नाम रख दिया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फाइनली इंडिया बन गया एक कॉलोनी। इंडिया बिकम अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब समझो, एक बात समझो कि कोई भी गवर्नमेंट है, से फॉर एग्जांपल मोदी गवर्नमेंट है आज की, मोदी गवर्नमेंट को जो लॉज बना रहे हैं, याद रखो जो भी लॉज बना रहे हैं वो किंग ऑफ द कंट्री। अगर आपको सपने में भगवान आके बोले कि आपको 1 लाख करोड़ रुपए दे दूं या फिर लॉ मेकिंग पावर दे दूं, क्या चाहिए? तो आप बोलना कि भाई लॉ मेकिंग पावर दे दो हमें। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास 1 लाख करोड़ भी है ना, कल सुबह रात को टीवी पे आएंगे और एक इंसान आके बोलेगा मित्रों, और आपका 1 लाख करोड़ रुपया क्या बन गया? कचरा बन गया। इसलिए लेना आप क्या? लॉ मेकिंग पावर। अब समझो क्या है कि प्रैक्टिकली जो है इंडिया बन गया है कॉलोनी और ब्रिटिश बन गया है इंपीरियल पावर। प्रैक्टिकल में ये हो गया। कब? चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से इंडिया जो है कॉलोनी बन गया है और ब्रिटिश जो है इंपीरियल पावर बन गया है। अब एक बात समझो, आज के जो भी स्टेट है, स्टेट कौन है? स्टेट वो है जिसके पास जो ये पावर्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे एग्जीक्यूटिव पावर है, लेजिस्लेटिव पावर है, जुडिशरी पावर है। आज के जो भी सुप्रीम कोर्ट है वो स्टेट है, जो मिलिट्री है वो स्टेट है, आर्मी है स्टेट है अपना, ठीक है। तो उस समय के स्टेट में ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास तो बहुत पावर है। अगर मान लिया आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी कंपनी को खत्म करना हुआ तो क्या करेंगे? XYZ कंपनी आज के बाद यहां पे नीचे साइन कर देंगे और बोलेंगे कि आज के बाद ये अंडर गवर्नमेंट रहेगी, सारी की सारी कंपनी खत्म। बहुत आसान है ना? कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट बस, किसी कंपनी को खत्म करना है तो। लेकिन ये क्यों चल रहा था? 60 साल हो गए, एग्जीक्यूटिव पावर भी है, लेजिस्लेटिव पावर भी है, जुडिशरी पावर भी है, उसके बाद भी वो लगातार 60 साल से एक्ट्स पे एक्ट्स बनाया जा रहा है। 1773 में एक्ट बनाया, 1793 में बनाया, 1813 में बनाया, 1833 में, अभी भी ईस्ट इंडिया कंट्री कंट्रोल में नहीं आया कंप्लीटली। प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये था कि ब्यूरोक्रेसी। अब ब्यूरोक्रेसी क्या है कि अभी आज के जो वर्ड्स है, आज के सेइंग में, प्रेजेंट गवर्नेंस सिस्टम में भी 3 फंक्शन करता है। एक पीएम, सीएम, डीएम। स्ट्रक्चर में आपको नॉर्मली सुनने को मिलता होगा कि पीएम, सीएम, डीएम जो है वो देश चलाते हैं। सी फॉर एग्जांपल आपको आज नरेंद्र मोदी को या पीएम को स्वच्छ भारत कैंपेन करना है, स्वच्छ भारत कैंपेन करना है, तो पीएम मोदी तो खुद से करेंगे नहीं, वो सीएम को कॉल करेंगे, सीएम को बोलेंगे कि हमें स्वच्छ भारत कैंपेन करना है। सीएम खुद तो सफाई करने जाएगा नहीं, वो कॉल करेगा डीएम को, और डीएम कुछ करेगा नहीं। तो डीएम जब कुछ ग्राउंड पे करेगा नहीं तो मिशन तो ऐसे ही फेल हो जाएगा। प्रॉब्लम यही हो रहा था कि सब कुछ था ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास, लेकिन ब्यूरोक्रेसी किसकी थी? ब्यूरोक्रेसी थी वो अंडर कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। समझ में आ रहा है? कब तक? जब तक 1853 का चार्टर एक्ट लेके नहीं चले आए, ठीक है। समझो उस समय के लिए कोई भी ओपन एग्जामिनेशन नहीं होता था। हायर सिविल सर्विसेज के लिए कोई भी ओपन एग्जामिनेशन नहीं चलता था, जिसे कि हम बोलते थे इंपीरियल सिविल सर्विसेज बोलते हैं। वो क्या होता था? वो एक कोवेनेंटेड सर्विसेज था। कोवेनेंटेड सर्विसेज मतलब इसे हिंदी में बोलते हैं प्रतिवचनबद्ध, कोवेनेंटेड सर्विसेज बोलते हैं इसको। सिविल सर्विस को अगर ज्वाइन करना है ना तो जाना होता था लंदन। लंदन में कहां पे? हैलीबरी कॉलेज में। लंदन में कहां पे? हैलीबरी कॉलेज में। मैं टिक भी करते जा रहा हूं, आप ध्यान से देखते ना। लंदन में जाना पड़ता था हैलीबरी कॉलेज में। वहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी सिविल सर्विसेज कॉलेज था। एक्चुअली हैलीबरी कॉलेज का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी सिविल सर्विसेज कॉलेज। अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी कि वहां पे ऑफिसर्स को ट्रेन करती थी हायर सिविल सर्विसेज के लिए। किसके लिए? हायर सिविल सर्विसेज के लिए। याद रखना कोई भी एग्जाम नहीं होता था, लेकिन वहां पे एडमिशन ना ओपन नहीं था। अगर आप देखोगे तो कोई भी जाके एडमिशन लेगा ऐसा नहीं था। वो स्पॉन्सरशिप है, पैट्रोनेज था। और पैट्रोनेज किसकी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो अगर पैट्रोनेज ईस्ट इंडिया कंपनी की है तो ब्यूरोक्रेसी लॉयल किसकी रहेगी? ईस्ट इंडिया कंपनी की। अगर ब्यूरोक्रेसी लॉयल ईस्ट इंडिया कंपनी की है तो पीएम तुम्हारा, सीएम तुम्हारा, डीएम तो नहीं है ना। समझ में आ रहा है ना? इसलिए ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं हो पा रहा था, कुछ नहीं ग्राउंड लेवल पे हो पा रहा था।
मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है दे वर जस्ट हैविंग फन, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है स्ट्रगल पे स्ट्रगल किया जा रहा है इतने सारे एक्ट्स पास करके ताकि हम कंट्रोल कर ले ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब ये बात ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत देर से समझ में, लेकिन समझ में आ गई फाइनली। अब क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट निकाला, उसका नाम दिया जो 1853 चार्टर एक्ट ऑफ 1853। अब समझो क्या होता है कि 1833 में क्या हो रहा था, 1833 में उन्होंने प्रपोजल दिया, 1833 का था कि इन्हें समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन 1833 में 1833 में ब्रिटिश गवर्नमेंट को समझ में आ गया कि भाई ब्यूरोक्रेसी खेल चल रहा है। अब ब्यूरोक्रेसी के लिए उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जैसे कि क्या कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रपोज किया कि भाई हम चाहते हैं कि हायर सिविल सर्विसेज के लिए ओपन एग्जामिनेशन हो। क्यों ओपन एग्जामिनेशन हो? ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट उसे कंट्रोल कर सके, उसका खुद का ऑफिशियल होगा। लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसका इतना बुरी तरीके से अपोजिशन किया कि उसे एनफोर्स ही नहीं होने दिया। किसे? हायर सिविल सर्विसेज के लिए जो ओपन एग्जामिनेशन है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कि EIC की है, ईस्ट इंडिया कंपनी की है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इतना ज्यादा उसे अपोज किया कि उसे एनफोर्स ही नहीं होने दिया। किसे एनफोर्स नहीं होने दिया? द प्रपोजल ऑफ ओपन हायर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जो कि इसके बाद वाले एक्ट में जाके एनफोर्स होगा। कब? एक्ट ऑफ 1853। समझ में आ रहा है ब्यूरोक्रेसी का खेल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अगर ये नहीं तो कुछ नहीं। समझ में आ रहा है ना? अब देखो एक्ट ऑफ 1853 फिर सामने आता है। एक्ट ऑफ 1853 में क्या हुआ? ओपन एग्जामिनेशन फॉर हायर सिविल सर्विसेज हो गया। लॉर्ड मैकाले जो थे उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। उन्होंने लॉर्ड मैकाले कमेटी बनाया था, लॉर्ड मैकाले उसके मेंबर थे। ठीक है, इसमें क्या किया कि एक सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया। क्या बनाया गया? सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया और लॉर्ड मैकाले उसके मेंबर बन गए। अब ये लेजिस्लेटिव काउंसिल ना एक मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करती थी। कैसे? मिनी पार्लियामेंट की तरह। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल कैसे थी? पहले क्या था कि वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी हु ऑल्सो परफॉर्म्स लेजिस्लेटिव फंक्शन। याद रखिएगा, एग्जीक्यूटिव काउंसिल हु ऑल्सो परफॉर्म्स लेजिस्लेटिव फंक्शन। अब क्या हुआ कि जो ऑल्सो जो वर्ड है ना, इसको हटा दिया गया और स्टेब्लिश किया गया क्या? सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। आज के गवर्नमेंट में क्या है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल हु ऑल्सो परफॉर्म्स एग्जीक्यूटिव फंक्शन। पहले क्या था? एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑल्सो परफॉर्म्स लेजिस्लेटिव फंक्शन, पर अब अलग अलग है। एक लेजिस्लेटिव काउंसिल अलग है, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल अलग है। समझ में आ रहा है ना? अब क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट को समझ में आ गया कि हैलीबरी पैट्रोनेज सिस्टम जो है वो खत्म हो गया है। याद है ना हैलीबरी पैट्रोनेज सिस्टम, ये जो स्पॉन्सरशिप चलता था, जो हैलीबरी पैट्रोनेज सिस्टम है वो खत्म हो गया है और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसके पास अब कोई काम नहीं बचा है जो हमें इंडिया को कंट्रोल करने से रोक सके। इसलिए 1853 वाज द लास्ट चार्टर एक्ट। याद रखना, 1853 वाज द लास्ट चार्टर एक्ट। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को कह दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी, डियर ईस्ट इंडिया कंपनी, तुम इनडिफिनिट एक्सटेंशन के लिए, मतलब तुम्हारी जब तक तुम चाहो यहां पे काम कर सकते हो एज अ ट्रेडर, एज अ कंपनी। तब तक करोगे काम जब तक पार्लियामेंट तुम्हें अलाउ करती है। कब तक करोगे काम? जब तक पार्लियामेंट तुम्हें अलाउ करती है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पावर था फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, इसका पूरा का पूरा रोल ऐसे चलता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वेयर द रेगुलेटिंग एक्ट सक्सेसफुल, तो यस, रेगुलेटिंग एक्ट्स वर सक्सेसफुल। क्यों? क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट से ब्रिटिश गवर्नमेंट ये चाहती थी कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी पे कंट्रोल कर ले, और वो कर लिया। किसने? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी पे कंट्रोल कर लिया। फाइनली अब सरकार आ जाएगी किसकी? ब्रिटिश गवर्नमेंट की। ब्रिटिशर्स ये भूल रहे थे कि ये है इंडिया, यहां पे लोगों को प्रॉपर्टी और रिलीजन बहुत पसंद है। प्रॉपर्टी को हाथ लगाओगे और रिलीजन को हाथ लगाओगे तो इंडियंस चुप नहीं रहेंगे। यही हुआ 1857 में। नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा आपको कि 1857 में क्या होता है, क्या जो प्रॉपर्टी और क्या रिलीजन मैटर करता है। इसके बाद आज के लिए इतना ही। थैंक्स।